नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम सैयद अली मुश्तबा के साथ बात कर रहे हैं, जिन्होंने कल जो कुछ बताया वो बहुत आप लोगों ने पसंद किया। लेकिन आज का जो ये इंटरव्यू है ये शाम 5 बजे से पहले रिकॉर्ड किया गया था। 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच में जंगबंदी शुरू हो गई है, लेकिन जंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर उन्होंने बहुत ही अहम बातचीत की थी 5 बजे से पहले। इसलिए यह इंटरव्यू काफ़ी अहम है। इसको आप लोग ज़रूर तवज्जो से देखें ताकि आपको इस जंग की गहराई से मालूमात हो सके। आइए अब देखें सैयद अली मुश्तबा ने जंगबंदी से पहले क्या कुछ कहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए, और क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े हमले की तैयारी है, क्या वो पूरी तरह से जंग करने के मूड में है, क्या बीच में जो बिचौलिए बीच में आ रहे हैं, G7 की तरफ से अपील आई, सऊदी अरब की तरफ से अपील आई, अमेरिका पाकिस्तान से बात कर रहा है शायद मीडिएशन के लिए, क्या कुछ है, किस तरफ हालात जाएंगे और किस तरफ हालात जा रहे हैं। हालांकि जंग के दौरान कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सरकारों की तरफ से खबरों को रोका जाता है और कुछ खबरें ऐसी चलाई जाती हैं जिसकी हकीकत नहीं होती। हमारे यहाँ भी भारत में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कराची पर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। सैयद अली मुश्तबा साहब से हम सीधे जानना चाहते हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, जाने माने राइटर और जर्नलिस्ट हैं, और आपने उनकी वीडियो काफी पसंद की है, इसलिए मैंने ये स्पेशल एपिसोड फिर से उनके साथ बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, क्या कुछ देख रहे हैं अब भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो ये इसे अभी फुल फ्लेज वार नहीं कहा जा रहा, लेकिन क्या बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब और मेरा सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी फजीलाई की हमारी दी और हमें जो है 2 लाख से ऊपर व्यूअरशिप हमारी पहुंच गई। लेकिन अभी जो हम लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं वो ये कि ये जो घटना चक्र है ये रुका नहीं है और ये चल रहा। कल रात यानी कि मतलब 9 और 10 तारीख की जो रात थी, इसमें फिर जो है वो एस्केलेशन हुआ है। और ये एस्केलेशन जैसा बताते हैं जो मीडिया है, इंटरनेशनल अखबार है, दी गार्डियन है, उसने जो है ये लिखा है कि इंडिया ने 3 एयर बेसिस पे पाकिस्तान के अटैक कर दिया है कल रात, यानी कि दरमियानी रात 9 और 10 के बीच। और उसके मतलब रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने 3 इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो है रिटेलिएट किया है। अब ये नाम जो है वो ये है कि पाकिस्तान का नूर खान बेस है और 2 और बेस हैं जो कि मतलब आर्मी बेस हैं या एयरफोर्स के बेस हैं जो कि सिविलियन नहीं है, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। वो नाम जो है वो मेरे जहन में नहीं है, भूल रहा हूं मैं। एक तो नूर खान है, दूसरा क्या है देखिए आप। जी वो नाम 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 मीडिया में आ रहे हैं। आप बताइए आगे के हालात किस तरह से चल रहे हैं। उसी तरह से इंडिया में जो है वो पठानकोट में और उधमपुर पर और एक पंजाब में और इंस्टॉलेशन में वो पाकिस्तानियों ने जो है वो अटैक कर दिया है। ये खबर जो है बिल्कुल सही है और ये क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से मैंने ये खबरें ली हैं, कोई यूट्यूब की मीडिया से, यूट्यूब से और सोशल मीडिया से खबरें नहीं है। तो अब उसके बरक्स में क्या है कि पाकिस्तान ने कल तक या परसों तक, कल तक वो ये कह रहे थे कि वी विल रिटेलिएट एंड वी विल रिटेलिएट एट आवर ओन टाइम, our own choosing and our own convenience and all that। तो अब उनका क्या है कि उन्होंने ऑपरेशन लेड वॉल करके एक मतलब ऑपरेशन का नाम भी दे दिया है और उसके अंदर जो है ये ऑपरेशन, उसे अरबी का नाम दिया गया है बुनियानुल मंसूस। तो ये अरबी का नाम है, कुरान की कोई आयत का कहते हैं उन्होंने सहारा लिया नाम लिखने में, चूंकि वो इस्लाम का और जज्बाती चीजें वो जरूर करते हैं। बुनियानुल मंसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार, जिसे मुहावरे के तौर पर उर्दू में कहा जाता है, और ये ऐसी दीवार जिसको ना भेदा जा सके, वो उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा। जी आप अपनी बात आगे जाइए। जी ये जो ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है, और हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये तो हम जान ही रहे हैं। अब हमारे एक दलित लीडर है, उनका नाम है उदित राज।
यूपी के बड़े मतलब बड़े दलित लीडर हैं, हम्म, उन्होंने कहा कि सिंदूर से जो है वो हिंदुइज्म की बू आती है। अच्छा अच्छा। ये जो है ये सेकुलर नाम नहीं है, कोड नेम जो किया है उन्होंने इंडिया उसमें क्रिटिसाइज किया बीजेपी को। तो अब उसके बरक्स जो पाकिस्तानियों ने चूज किया है वो इस्लामिक नेम चूज किया है। तो अब समझ लीजिए इसको जो जो क्लैश है वो इस्लाम और हिंदुइज्म का क्लैश हो गया है। ये आप जाहिर है। एनालिसिस में अगर जाएंगे हाँ, हुकूमतें ये हुकूमत हुकूमत ये हम लोग आप समझ सकते हैं। हाँ, हुकूमतें अवामी तो जज्बात इंडिया का और तो पाकिस्तान अवामी जज्बात का तो फायदा उठाने की कोशिश करती हैं हुकूमतें। ये तरीका है हुकूमतों का। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। लेकिन ये जो नेम था ना, इस नेम पे सिंदूर तो आ गया था, हम लोग ने भी एक मतलब ये कर लिया था। अब ये सिंदूर के ऊपर जो है मैं कुछ मतलब देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो गुजराती में कोई महिला खातून जो है वो यहाँ के इंडिया में गुजराती में वो न्यूज व्यूज पढ़ रही थी और उन्होंने अनाउंस किया, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि हम लोगों का नाम जो है वो सुहागरात होगा। ये वहां से जो है खबर चल रही थी। तो मैं बिना कोट किए, लेकिन ये तो अब ऑफिशियल हो गया कि लेड वॉल जो है वो उसका ऑपरेशन है। और अब आप सीरियस बात पे ये आ जाए कि अब ये सिविलियन की टारगेटिंग या टेररिस्ट कैंप की टारगेटिंग खत्म हो गई है। अब ये टारगेटिंग मिलिट्री टू मिलिट्री हो रही है। उन्होंने मिलिट्री को अटैक किया इंडिया के, इंडिया ने अटैक किया है। तो अब यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं साथ साथ। एक तो वो आर्मी का मामला चल रहा है जो कि शेलिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो है अभी शेलिंग हो रही है, इंडिया की तरफ से शेलिंग हो रही है, यहाँ के भी लोग मर रहे हैं, वहां के भी लोग मर रहे हैं, लेकिन आर्मी की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आर्म फोर्सेस है जो जो थल सेना है वो मूव नहीं कर रही है, वो एलओसी पे जो है मतलब अपनी मतलब लड़ाई लड़ रही है और एक दूसरे से शेलिंग कर रही है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात कर दूं मैं ये कि ये पूरा जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर कह लीजिए अब इस मौके पे, या आप कह लीजिए कि अभी भी झगड़ा चल रहा है, जो भी कहना कह लीजिए, ये पूरा जो है वो एयरफोर्स डील कर रहा है और ये एयर पावर की टेस्ट हो रही है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। बिना बिना मतलब फिजिकली मतलब प्लेन को उनके टेरिटरी में जाने के लिए यहीं से जो है फायरिंग हो रही है, सरफेस टू एयर मिसाइल और क्या क्या ये सारी चीजें जो मिसाइल की जो वॉरफेयर हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा है। अब ये मैं बता दूं आपको कि 65 वॉर में या 71 वॉर में जो वॉर हुआ था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जबकि हमारे प्लेन जाते थे, उनके प्लेन आते थे और उनको भाषा में जो जो उनकी भाषा यूज होती है एयरफोर्स की कि डॉग टू डॉग फाइट। एक प्लेन को दौड़ाया, जैसे कि गुड्डी उड़ाते हैं ना तो एक दूसरे के गुड्डी को काटते हैं हम लोग, उसी तरह से प्लेन जो है एक तरफ इधर से उड़ी, दूसरी उधर से उड़ी और एक गुड्डी जो है पतंग जो है वो उसको काट रही है और एक हम जो है उससे उसको काटने की कोशिश करें। अब ये वॉरफेयर खत्म हो गया है। ये इस इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो सारे कंप्यूटर, सारा जो रडार और डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब डेवलपमेंट है। हम और पत्रकार है, अब इसमें एक दो बातें और भी जोड़ दूं मैं, क्योंकि कल तक या परसों तक जो बात चल रही थी उधर के मीडिया से इधर के मीडिया से, तो एक तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ऑपरेशन ही लॉन्च नहीं किया है। तो इंडिया में जो भी सोशल मीडिया चल रहा है वो सब बेबुनियाद है, कोई उसका तत्व नहीं है और जिसकी मर्जी है जो चाहता है बोलता है, हम उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी एयरबेस या कोई भी जगह जो है कि कराची एयरपोर्ट पर कब्जा हो गया और इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। एक खबर और उड़ी थी कि आसिम मुनीर को वहां के फौजियों ने बंदी बना दिया है और किसी और को जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना करके खड़ा कर दिया है। इस तरह की बातें हो रही थी और भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि बलूचिस्तान ने भारत का समर्थन दे दिया है और तहरीक तालिबान ने भारत का समर्थन दे दिया। इस तरह का की जो अफवाहें चल रही थी, तो ये तो अब खत्म हो गई हैं, ये बात अब बिल्कुल वो हो गई है। उनका वही मौक़िफ़ था कि हम लोग तो रिटेलिएट करेंगे, चाहे अमेरिका आ जाए चाहे कोई आ जाए। रिटेलिएशन तो ड्यू है क्योंकि प्रोवोकेशन
आपने आपने जो बताया कि ऐसी ऐसी खबरें चल रही थी जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, मैंने तो इस हद तक वीडियो देखा है जो एआई से जनरेट करके पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन को बहुत ही हम्बल किस्म का बयान देते हुए जैसे वो भारत के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खबरों को कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पत्रकारों का काम अब बहुत मुश्किल हो गया है। यानी फैक्ट चेक जिसे कहते हैं कि खबर को पहले अच्छी तरह से नाप तोल कर लो, और सारी वो फैक्ट चेक करना हर एक को आता भी नहीं है। तो इसलिए बड़े बड़े पत्रकार धोखे में भी आ जाते हैं। जैसे वो 5 जहाजों के गिरने की बात थी, उसके बारे में कुछ लोगों ने अंदाजे लगाए, अलग अलग टीवी चैनल, और वो देख करके कुछ पत्रकार बोल गए, लेकिन बाद में पछता रहे। तो ये इस किस्म के सोशल मीडिया, एआई जनरेटेड वीडियो, क्या क्या ये सब खेल चल रहा है, इसमें जंग आगे आपको बढ़ती हुई कैसी लग रही है? क्या फुल फ्लैज बहुत ही बड़ी जंग होगी? क्या हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या हमको भी कहीं शेल्टरों में जाना पड़ेगा? या इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो भी कहीं पेशावर की तरफ भागेंगे? क्या कुछ है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं आपको। इस पूरे जो अभी घटना चक्र चल रहा है ये खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा वो मैं तो पेशन गोई नहीं कर सकता हूं। जो होगा तो हम बताएंगे आपको। हम उसके लिए मतलब बैठे नहीं है कि आगे क्या होगा ये बताने के लिए। ये तो जो जंग लड़ रहे हैं वही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन एक बात जो बहुत अहम बन के आई है वो ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी और बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। और उस हाई होने का नतीजा यह है कि भारत ने जो डैम इंडस वैली का बंद कर दिया था उसको उन्होंने खोल दिया, और फिर से पानी जो है वो पाकिस्तान में चनाब जो रिवर है उससे जाने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे, इंटरनेशनल प्रेशर पे ये इकदाम उठाए हैं। भारत ने किसका ही ये नहीं कहा कि बंद करने का तो ऐलान कर दिया, खोलने का ऐलान नहीं किया। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि वो खुल गया। पाकिस्तान से भी रिपोर्ट आ रही है कि हाँ हमारे यहाँ पानी आना शुरू हो गया। तो क्यों आया? अगर जंग का की सिचुएशन थी तो वो बंद रहता। इसका मतलब यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत बहुत ही मतलब सक्रिय तरीके से काम कर रही है। अच्छा, इस खबर को यहाँ के भारत के कुछ किसी में अखबार में देख रहा था, उसमें इस तरह से दिया गया कि पहले भारत ने पानी रोक करके वहां सूखे जैसी हालत पैदा कर दी, और अब पानी अचानक छोड़ करके बहुत से इलाकों में जो है वो फ्लड जैसी हालत पैदा कर दी। पानी को हथियार के तौर पर भारत इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह से भारत के मीडिया में यह बात कही गई। आपने जो बताया वो ये बताया कि बैक चैनल के नतीजे में, डिप्लोमेसी के नतीजे में भारत ने किसी दबाव में आकर ये पानी छोड़ा। जी, आप अपनी बात जारी रखें। जी, अभी जो है वो ये जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना कहना है, और मतलब मुझे लगता हुआ यही है कि बहुत ज्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। सऊदी अरेबिया के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आकर के बातचीत करके गए हैं। जो ईरान के साहब थे वो भी आकर के बात करके गए हैं। जो रुबो है, रुबेरो क्या नाम है उनका, जो साउथ एशिया के स्पोक्स पर्सन है वो अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि हम मेडिएशन करने के लिए तैयार हैं। और G7 और क्या क्या ये सारे लोग अमेरिका जो हैं अमेरिका अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जी, रूबो जी, हाँ, वो उन्होंने कमेंट किया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ये तो अपने लेवल पे चल रही हैं। अब ये कंट्री के ऊपर है कि कंट्री इसको मतलब माने या ना माने, या वो एस्केलेट करना चाह रहे हैं और मतलब उसको और जंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब मैं अपनी एनालिसिस इसमें दे रहा हूं, वो ये है कि देखिए, पहलगाम का जो अटैक हुआ वो एक क्राइसिस सिचुएशन थी। वो एक क्राइसिस टेररिस्ट ने क्रिएट की। टेररिस्ट का कोई नाम नहीं होता है, कोई उनका एड्रेस नहीं होता है, और कोई उनकी शनाख्त नहीं होती है। वो सिंपली टेररिस्ट होते हैं। तो उनका ये था कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब उसके ऊपर जो है ये क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट कर दिया इंडिया के लिए। अब इस क्राइसिस सिचुएशन को इंडिया किस तरह रिस्पॉन्ड करे? और ये पहली बार क्राइसिस नहीं हुआ, हमारे आंख के सामने पहले पुलवामा में हो चुका है। 41 जो है जवान जो है वहां मर चुके हैं, और इसी तरह के और भी क्राइसिस सिचुएशन थे। अब इस क्राइसिस सिचुएशन को कैसे डील करें? तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने
क्राइसिस सिचुएशन को डील करने के लिए मतलब अटैक कर दिया पाकिस्तान के भूमि पर या पाकिस्तान के ऊपर, और जो खबरें आई वो तो हैं। तो मुझे मतलब जो आपसे बात करनी है, सामीन से बात करनी है कि क्या ये स्ट्राइक उस टाइम नहीं करते जब पुलवामा हुआ था, उस तरह इसी तरह का अटैक, या उससे पहले 2014 से लेकर के 2025 आ गया है, बहुत सारे मतलब आतंकवादी अटैक हुए हैं, और ये तो मतलब इससे बड़े अटैक हुए हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो इंडिया ने दिया है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तो मैं आपको, सारे लोग जानते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसके होंगे, और ये जंग यहाँ खत्म नहीं होने वाली, ये अभी धीरे धीरे सुलगेगी और आगे बढ़ेगी। ये कब तक जाएगी कोई नहीं जानता। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये भले ही मैं एंटी नेशनल कहलाऊं या मतलब जो भी आप नाम दे दें, लेकिन मैं हकीकत बता बयान कर रहा हूं, जिसमें कोई आदमी हमें कानूनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। 2014 में नोटबंदी हुई, किसने की, किसने सहा? एक पासा मोदी साहब ने दाव खेल दिया। वो जब खत्म हुआ, या जब उसकी उसकी उबाल जो है नीचे आई, तो उन्होंने जीएसटी लगा दिया, दूसरा पासा खेला उन्होंने। उसके बाद फिर आगे और बढ़े तो कोरोना आ गया, और कोरोना का पासा उन्होंने तबलीगी जमात पर फेंक दिया, ये भी एक पासा खेला उन्होंने। आर्टिकल 370 का पासा खेला उन्होंने, मतलब अभी वक्फ बोर्ड का पासा खेला उन्होंने। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कि वो अभी एक शायरी चल रही है कि वो फेंकते फेंकते थकते नहीं है, हम कैच करते करते थक गए हैं। वो फेंकते फेंकते थकते नहीं है, हम कैच करते करते थक गए हैं। तो ये जो अभी हुआ है, ये भी अनदर कैच है, और इसमें सारे जितनी भी चीजें हैं, इसमें वो कंट्री को ले आते हैं। अच्छा, वो कंट्री को ले आते हैं। अच्छा, एक एक चीज, एक पहलू जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये कि ये जो एक तरफ से ऑपरेशन होता है, दूसरी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर दूसरी तरफ से कुछ होता है तो इधर से कह दिया जाता है कुछ नहीं है। मुझे याद है, देखिए, जब भारत ने दावा किया कि 15 शहरों पर पाकिस्तान ने हमला किया और हमने सब नाकाम कर दिए, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। इधर भारत की तरफ से जो कुछ होता है उसके बारे में कभी कभी वो उसे मानते ही नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर कराची, इस्लामाबाद। तो ये वाली कहानी क्या चल रही है? मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि कुछ और भी चीजें आपसे मालूम करनी। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, ये बड़ा ही संवेदनशील सिचुएशन है। कोई भी आदमी या कोई भी पत्रकार या कोई भी जर्नलिस्ट, फॉरेन जर्नलिस्ट को छोड़ करके, जो कि भारतीय है, वो झंडे के पीछे खड़ा है। हाँ। और मोदी साहब के पीछे खड़ा है। कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकता है जो कि मतलब राष्ट्रवाद के हित के अगेंस्ट में है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1975 में अगर आप उस दौर के मतलब को देखा है, एक नारा लगा था, इंडिया इज इंदिरा। बिल्कुल, इंदिरा इज इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा है कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। ये तो सामने कंपैरिजन है, कोई मैं आपसे गलत बयानी थोड़ी कर रहा हूँ, कोई मैं राष्ट्र के हित के अगेंस्ट तो कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अभी तो यही सिचुएशन है। तो अब आपका जवाब ये है कि सारे लोगों को मतलब जिसको वो कहते हैं ना फन्ने खा बनने का जो है वो टाइम मिल गया है, वो एक यूट्यूब, एक कैमरा, एक मोबाइल फोन लेकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि वो तो मतलब ये इतने ड्रोन गिर गए, इतने ड्रोन गिर गए, इतने अटैक हो गए, इतने वो हो गए, यहाँ हो गया, वहां मार गिराया हमारे इसने। तो वो सब जो है वो खून लगा के शहीद होने का नारा लगा रहे हैं। और तो ये जो अभी सब इसमें सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल जो कहते हैं अपने आप को, वो सब ये काम कर रहे हैं। मतलब कमाल ये है कि जो बड़े चैनल हैं जो दुनिया भर में देखे जाते हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि जिनके पास खबरें बेबुनियाद किस्म की चला रहे हैं ये। और कमाल ये हो गया, एक चीज और बहुत ही दिलचस्प है, एक पत्रकार के तजुर्बे के तौर पर, हमारे पास टाइम जरा कम रह गया है। एक तो ये कि ठीक है, भारत सरकार की तरफ से मीडिया को
इंस्ट्रक्शन आई कि आप पाकिस्तानी कंटेंट कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी वहां के अखबारों का, वहां के टेलीविजन का, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से टेलीविजन चैनलों को हिदायत आ गई है कि ये लाइव किस्म की कवरेज जिस तरह से आप कर रहे हैं ये ना करें, ये हमारे लिए, फौजियों के लिए भी खतरा हो सकते हैं, और इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो ये दो किस्म के सेंसर जो मीडिया पर लगा भारत के अंदर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये सब चीजें तो वॉर टाइम में, मतलब वॉर टाइम में तो इसकी जगह है कि वॉर टाइम अगर डिक्लेयर कर दे, तो इंडिया ने डिक्लेयर तो ऑफिशियली नहीं किया है कि वॉर है, ना ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हम वी आर इन वॉर। तो ये सब सेंसर जो है वो वॉर टाइम के, ये तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको जो है ये रूल्स फॉलो करने होंगे। तो हम तो अभी क्राइसिस सिचुएशन से वॉर की तरफ जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं उस रास्ते, जबकि जो बात होती है कि क्राइसिस सिचुएशन के बाद आपको क्राइसिस को डिफ्यूज करना है। और मैं ये सोच रहा था कि जैसे वो इंडस वैली का जो उन्होंने वो खोला, मतलब गेट्स खोले, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद ऐलान हो जाए कि दोनों पार्टी जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये लोग मतलब टेबल पर बैठ करके शिमला कॉन्फ्रेंस करें या कुछ इस तरह की बातें करें जिससे कि क्राइसिस डिफ्यूज हो, लोग अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी चीजों पर, जो जो उनके रोजमर्रा की रोजी रोटी है उसके ऊपर वो अपना ध्यान दें, ना कि पूरे पूरे दिन कंट्री की ध्यान जो है वो वॉर के ऊपर है। अब इसी संदर्भ में एक बात मैं और कह देना चाहता हूं जो कि मेरे दिमाग में बहुत परेशान कर रहा। यहाँ पे हमारे यहाँ एक एसआरएम यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक खातून है, वो खातून ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज कर दिया, और उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज, जो कि उनका पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल हैंडल है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज पे किसी को मैसेज किया, और उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिविलियन को टारगेट किया है, जो कि बच्चों को, बच्चे मरे हैं, 8 या 9 बच्चे मरे हैं, ये इस तरह का उन्होंने एक क्रिटिसिज्म करते हुए ह्यूमन सिंपैथी मतलब वो की है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और उसको ये भी कहा गया है कि कोई भी, ये प्राइवेट मतलब खातून है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं, जो कि उनको ये कहा गया है कि इनको कहीं और भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाए और इनका करियर खत्म कर दिया जाए। कल मेरी अनुराधा वसीम से बात हो रही थी, शायद आप जानते होंगे उनको, वसीम साहब, वेद वसीम साहब की बेटी हैं, जम्मू में रहती हैं और वो कश्मीर टाइम्स चलाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक्स अकाउंट है उसको हैक कर दिया है, मतलब स्टॉप कर दिया है, हमारे व्हाट्सएप को बंद कर दिया है, और उन्होंने हमको कहा कि आप कुछ मत लिखिए, इट्स अ ट्रबल टाइम। अरे सब वायर की वेबसाइट बंद हो गई है, और कम से कम 3-4 यूट्यूब चैनल की भी खबरें आ रही हैं। शायद अब तक जब हमारी आपकी बात हो रही है लोगों के सामने पहुंचेगी, इनकी तादाद शायद बढ़ जाए। बहरहाल कौशन के साथ मैंने परवीन शवानी से बात किया, तो जो मैंने पिछली बार इंटरव्यू में परवीन शवानी को कोट किया था और उनका फोर्स में जो वीडियो लगा था, वो वीडियो खत्म हो गया। जी। वो वीडियो को हटा दिया जो हम लोग 2 दिन या 3 दिन पहले। कल जो है करण थापर ने परवीन शवानी से 1-to-1 बात किया है इंटरव्यू वायर में, मेरे ख्याल में उसके बाद ही वायर पे मतलब वो हुआ होगा, जिसमें परवीन शवानी ने वही बात कही जो कि उन्होंने वीडियो में कही थी। तो अभी तो ये बड़ा ट्रबल टाइम है, इसमें मतलब ये है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति क्या बीजेपी है, क्या नरेंद्र मोदी है, क्या इंडिया इज मोदी एंड मोदी इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज, यही चल रहा है और क्या मोदी ही भारत है या भारत ही मोदी है? इंदिरा गांधी के टाइम में भी यही था कि अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो जेल जाएंगे। जी किस्सा कुर्सी का आपको याद है, तुर्कमान गेट आपको याद है? बिल्कुल अच्छी तरह याद है। सारी खबरें, मैं दिल्ली में ही था जो सारी चीजें हो रही थी। बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस में जो रेड हुआ था, अरुण शौरी वहां पे एडिटर थे, मैं सामने खड़ा था वहां। जी। तो ये बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जंग ना बढ़े और दोनों तरफ के अवाम की जिंदगी मुश्किल ना हो, जो पहले से ही काफी मुश्किलात में है। कोई आखिर में कोई एक कंक्लूजन के तौर पर अगर कुछ कहना चाहें, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में अगर कुछ कंक्लूजन के तौर पर कोई बात आप कहना चाहें। जी, मुझे यही कहना है कि ये जो चीजें हैं ये एस्केलेशन से कहीं जाकर के पहुंचेंगी नहीं।
आप 2 मार लीजिएगा, हम 4 मार लेंगे, ये कहाँ जाके खत्म हो। तो अगर यही वॉर जो हुआ है या जो भी टेंशन हुआ है, अगर ये टेबल पे आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दोनों पार्टी आके बात करना शुरू कर दें और फिर से जो है, जो हमारे जो ओहदेदार लोग हैं, उन्होंने ये कहा ये जड़ क्या है, ये बताइए, ये कहां से जड़ शुरू हुआ है। पहलगाम से शुरू हुआ है। ये जो अभी पहलगाम का क्या मैटर, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल तो इन सब चीजों पे अगर टेबल पर बैठ करके बात कर लें तो शायद जो है ये जंग भी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म पे भी लगाम आ जाएगा, और ये जो मैडनेस चल रही है, पागलपन चल रहा है, वो क्या है। अभी मैं किसी मतलब आदमी से बात कर रहा था, तो मैं एक अपनी पर्सनल अकाउंट देना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं अमित शाह का इस्तीफा ले लेता पहलगाम के ऊपर और अपनी मोरालिटी दिखाता और देशवासियों से क्षमा मांगता कि हमारी जो है वो चूक हो गई है, हमें आप क्षमा कर दीजिए, जो इसके जिम्मेदार है उसको हमने बरतरफ कर दिया। और लेकिन अब जो सियासत मुल्क की चल रही है उस तरह की बिल्कुल नहीं चल रही। एक जमाना था जब लोग इस्तीफा दिया करते थे, अब ना इस्तीफा देते ना जांच करने की बात करते। ये एक बहुत ही अजीब बात है, जांच के लिए भी, और जांच अगर करने का हुक्म भी होता है तो उसका कभी नतीजा सामने नहीं आता। ये ऐसे हालात हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। एक आखिर में मैं याद दिला दूं कि दुनिया में कुछ वो लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने में अमेरिका का रोल है। वो इस तरह की बात यमन के हूती अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कही है, और इसके अलावा भी कई तरफ से इस किस्म की बातें आ रही हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत कराने के लिए तैयार हैं। क्या वही उकसाने वाला है? क्या वही बात कराने वाला है? क्या मोदी जी जो गए थे वॉशिंगटन, क्या उसके बाद ये सब कुछ होना था? ये सब सवालात हैं जिन पर आने वाले वक्त में अगर जवाब आ सका तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं और आपको लोग काफी संजीदगी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें और बताएं कि आखिर क्या कुछ आपको इस जंग का नतीजा नजर आ रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।